उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और इसी कानपुर ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसे अरौल थाना कहते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं 5 मार्च 2025 की। दरअसल ये वो दिन था जब एक 12-13 साल का एक लड़का अपने घर से जिम जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो जिम न जाकर कहीं और चला जाता है। तो कहाँ गया था वो लड़का और क्या हुआ था उसके साथ और उसके बाद कैसे इस पूरी घटना का खुलासा होता है, कैसे एक घटना एक खबर बनकर देश में प्रसारित हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों दरअसल होता यूं है कि इसी अरौल थाना के अंतर्गत एक परिवार में एक 12-13 साल का एक लड़का होता है जो कि शाम को अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो जिम जा रहा है। लेकिन जब वो जिम जाने के लिए अपने घर से निकलता है तो उसे उसी के गली के रास्ते में दो लोग मिलते हैं जिनका नाम अज्जू और हुसैनी बताया जा रहा है। ये दोनों लोग उस लड़के को बहुत पहले से ही जानते थे, इसलिए वो दोनों लोग जब उस लड़के से मिलते हैं तो उसे ये बरगलाते हैं, उससे ये कहते हैं कि तुम जिम जा रहे हो और अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनवा देंगे। दरअसल इसी घर के पास में ही एक गर्लफ्रेंड आई है, एक कॉल गर्ल आई है और वो नए लड़कों से दोस्ती करना चाहती है। अब चूंकि ये जो लड़का था ये नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौकीन था, उसे नई नई लड़कियां बहुत अच्छी लगती थीं और उसकी इस हरकत को, इस आदत को वो दोनों व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। बस ऐसा कहकर वो दोनों लोग उस लड़के को बरगलाते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब ये दोनों लोग जब उस लड़के को लेकर जा रहे होते हैं तो वो लड़का उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, इसलिए वो उनसे कुछ कहता नहीं है। उनके साथ वो एक नई गर्लफ्रेंड बनाने की फिराक में उनके साथ चला जाता है। दोस्तों बात कर रहे हैं 5 मार्च 2025 की, लेकिन जब वो लड़का अपने घर पर वापस नहीं लौटता है तो 6 मार्च 2025 के दिन उसके परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं। दरअसल रात में ही जब वो लड़का घर पर नहीं लौटता है तो परिवार वाले, घर वाले लोग, आस पड़ोस के लोग बच्चे को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं से भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। इधर अब परिवार परेशान होता है और वो जाकर पुलिस के पास इस बात की इत्तला करता है। तत्काल पुलिस भी मौके पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और अपने स्तर से काम करना शुरू कर देती है। पुलिस, परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सभी लोग उस बच्चे को ढूंढना और तलाश करना शुरू कर देते हैं। बस इसी बीच 6 मार्च 2025 को एक व्यक्ति जिसका नाम हुसैनी है वो इन परिवार के घर पर आता है और उनसे ये कहता है कि आप लोग अपने परिवार और आसपास की जगहों पर देख रहे हैं कि आप लोगों ने अपना मोबाइल चेक किया, कि आपके मोबाइल पर कोई मिसिंग रिपोर्ट या कोई फिरौती की संबंधित सूचना या फिर कोई उस लड़के का मैसेज तो नहीं आया है। इसके बाद सभी लोगों का ध्यान अपने अपने मोबाइल पर जाता है और सभी लोगों को ये बात सही लगती है कि हो सकता है कि किडनैपर्स ने वसूली के लिए या फिर फिरौती के लिए या फिर कोई कॉल की हो या फिर उस बच्चे ने ही किसी प्रकार से फ़ोन कर दिया हो और हमारे पास कोई फ़ोन तो नहीं आया है या फिर कोई मैसेज तो नहीं आया है। जब इस तरीके से सभी लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन को तलाश करना शुरू करते हैं तो माँ बाप के पास तो कुछ नहीं मिलता, हाँ लेकिन चाचा के पास एक मैसेज जरूर आया होता है। दरअसल इस मैसेज में ये कहा गया होता है कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है और तुम्हारे बच्चे को अगर तुम बचाना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो 10 लाख रुपए की फिरौती की रकम की व्यवस्था कर लो। तत्काल इस तरीके से जब एक मैसेज परिवार वालों को मिलता है तो हड़कंप मच जाता है। अब बच्चे का अपहरण हो चुका था और पुलिस को इस बारे में तत्काल सूचना दी जाती है। तत्काल पुलिस उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है। दरअसल ये जो मोबाइल भी था वो भी उसी बच्चे का ही मोबाइल था और उसी बच्चे के पास के इस मोबाइल को लेकर उसके पास से एक मैसेज किया गया था। और इधर जब पुलिस उस मोबाइल को ट्रेस करने लगती है, मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन की जांच पड़ताल की जाती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। अब होता यूँ है कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन तलाशते तलाशते लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के पास एक सुनसान जंगल की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पर उस मोबाइल की लोकेशन मिलती है। तत्काल जब मोबाइल की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो ऑलरेडी वहाँ पर ग्रामीणों और आसपास के लोगों का हुजूम लगा हुआ था। दरअसल एक कुआं होता है, उसी जंगल के पास के उस कुएं में एक बॉडी ऊपर उतर आ रही थी। देखते ही साफ साफ पता चलता है कि एक बच्चे की बॉडी है जो कि तत्काल में फेंकी गई है और इधर उस बच्चे की मोबाइल की लोकेशन भी वहीं उसी एरिया के आसपास बता रही थी। तत्काल पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और ये खबर प्रसारित हो जाती है कि एक दिन पहले ही किडनैप किया गया इस बच्चे को, उसकी जान से हाथ धोना पड़ा है, उसकी जान ले ली गई है और जान लेने के बाद उसे उस कुएं में फेंक दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस दर्दनाक कत्ल की वारदात को अंजाम किसने दिया, आखिर उसका मोटिव क्या था और इस बच्चे से उसकी आखिर दुश्मनी क्या थी। दरअसल इस बच्चे की जो माता पिता थे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। बच्चे का जो परिवार था वो अच्छा संबंध रखता था, बच्चे का परिवार काफ़ी भरा पूरा और काफ़ी संपन्न परिवार का था
और इस बात की जानकारी उन किडनैपर्स को बहुत अच्छी तरीके से थी। लेकिन इधर जब पुलिस तफ्तीश करती है, अपने स्तर से हर हत्या का एंगल तलाशने का प्रयास करती है, तो उसके हाथ कुछ ऐसे सुरागात लगते हैं जो उसे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। दरअसल इस व्यक्ति का नाम था हुसैनी, और ये हुसैनी नाम का व्यक्ति वो पहला शख्स था जो उस परिवार के पास सबसे पहले पहुंचता है, उस परिवार के पास उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है, इस तरीके से जाहिर करता है कि वो उस परिवार से बहुत हमदर्दी रखता है। और इस व्यक्ति ने ही उस परिवार के पास ये कहा था कि आप अपने मोबाइलों की जांच पड़ताल कीजिए, मैसेज ट्रेस करिए, कहीं हो सकता है कि बच्चे ने कोई मैसेज न किया हो, या फिर कोई किडनैपर्स का या फिर कोई फिरौती वाले का कोई मैसेज ना आया हो। इस तरीके से वो परिवार वालों को अपने झांसे में ले लेता है, और परिवार वाले जिस मैसेज को चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वास्तव में एक मैसेज आया है। और इधर ये हुसैनी परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाता हुआ उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं की बेटी को किडनैप करता है, उन्हीं की बेटी के परिवार से फिरौती की रकम वसूलने की बात कर रहा होता है, और एक नाटक कर रहा होता है ढूंढने का, उस बच्चे को तलाश करने का। लेकिन जो मामला होता है वो दरअसल कुछ और ही निकल कर सामने आता है। फिलहाल जब पुलिस उस व्यक्ति को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, तो शुरुआत में हुसैनी तो बहुत बरगलाने का प्रयास करता है, पुलिस को भी चकमा देने का कोशिश करता है। लेकिन पुलिस इस तरीके के केसेस में बहुत ज़्यादा माहिर होती है, उसे पता होता है कि कौन कहाँ और किस तरीके से झूठ बोल सकता है, क्या साजिश रच सकता है। तत्काल पुलिस उस व्यक्ति का झूठ पकड़ लेती है। उसे सख्ती से जब पूछताछ होती है तो व्यक्ति ये बताता है कि दरअसल हुआ यूं कि ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था, और मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों की जो गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों की जो पत्नियां थी, वो हम दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाने दे रही थी। वो ये कहते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हम दोनों तुमसे इस समय दूर ही रहेंगे, हमें अल्लाह का पूजा करना है, हमें पूजा पाठ करनी है। आप सभी जानते होंगे कि रमज़ान का ये जो पवित्र महीना है, इसमें मुस्लिम भाई बहन बहुत ही सख्ती के साथ अपने धर्म कर्मों को पूरा करते हैं, और पूजा पाठ और नमाज और रोज़े जैसी इस रस्म को अदा करते हुए अल्लाह के प्रति अपनी फ़र्ज को अदा करते हैं, उनके प्रति खिदमत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बस इसी चीज़ को जानते हुए इस अज्जू और उसके जो दूसरा दोस्त था हुसैनी, इन दोनों की प्रेमिका और इनकी पत्नी ने इनके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया। अब इधर जब इन दोनों को जिस्मानी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये लोग अपने आसपास के एरिया में एक सस्ता शिकार खोजने लगते हैं। इसके बाद जब इनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, तो इन लोगों ने ये सोचा कि ये एक बच्चा है, इसे कुछ कर नहीं सकता, इसे कोई जानकारी नहीं है, और इसे अगर हम जानते हैं कि इसे गर्लफ्रेंड का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर हम इसे गर्लफ्रेंड का लालच दें और इसके साथ गर्लफ्रेंड बनाने का इसे ऑफ़र दें, तो ये बहुत जल्दी मान जाएगा। बस ऐसा समझकर उन दोनों ने, अज्जू और हुसैनी ने मिलकर इस बच्चे को बरगलाया। उसे अपने तरीके से समझाने के बाद उसे वो लेकर उस अरौल थाने के अंतर्गत लगने वाले एक मकनपुर गांव में लेकर जाते हैं। मकनपुर गांव में ले जाकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे पेड़ से बांध दिया जाता है, और उस बच्चे के साथ अप्राकृतिक तौर पर जितने भी तरीके से इनकी संबंध बनाने की इच्छाएं थी, वो सारे संबंध बनाते हैं, उसे डराते हैं, उसे धमकाते हैं, और उसे ये कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में ज़रा सा भी अपना मुंह खोला तो हम सब तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी लाश को यहीं पर गाड़ कर फेंक देंगे। जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, और अपने साथ इस तरीके की जो ज़्यादती इन दोनों हैवानों ने उनके साथ करी थी, वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता रहता है। इतना सब बीत जाने के बाद जब इन दोनों दरिंदों का मन उस बच्चे के साथ जिस्मानी संबंध बनाकर उसके साथ दरिंदगी करते हुए भर जाता है, तो ये लोग ये सोचते हैं कि अब अगर ये बच्चा अपने घर पर गया तो हम दोनों को तो बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, ये घर पर जाकर सारा किस्सा बयां कर देगा और पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, हमारी बहुत बदनामी होगी। बस इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अज्जू और हुसैनी इन दोनों ने मिलकर रॉड से उस बच्चे के सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, जिससे वो नाजुक सा कोमल सा बच्चा जो कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इन दोनों के साथ बाहर निकला था, वो अपनी ज़िंदगी से वहीं पर हाथ धो बैठता है। जब इन दोनों का हत्या करने के बाद इन्हें इस पक्का पता चल जाता है कि ये बच्चा मर चुका है, तो ये दोनों लोग उस बच्चे को उसी मकनपुर गांव में उसी कुएं के अंदर फेंक देते हैं और जंगल की उस एरिया से वहां से फरार हो जाते हैं। और इधर आकर हुसैन उस परिवार के साथ हमदर्दी जताने लगता है, बच्चे को ढूंढने की कोशिशें करने लगता है और ऐसा जाहिर करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, वो तो इस परिवार की मदद कर रहा है। अब इधर अज्जू और उसका दोस्त हुसैन, ये दोनों जब उस बच्चे की हत्या कर देते हैं तो इनके दिमाग में एक और गंदा और शातिर ख्याल आता है। ये लोग ये सोचते हैं कि अब हमारी जिस्मानी ज़रूरतें, जिस्मानी हवस तो पूरी हो चुकी है, अब क्यों ना अगर हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और उसके ही परिवार से
एक फिरौती की रकम वसूलें तो हमारे जिस्म की आग भी ठंडी हो जाएगी और हमें एक फिरौती की कुछ बड़ी रकम भी मिल जाएगी। बस ऐसा समझकर उन लोगों ने उसी बच्चे के मोबाइल से उसके परिवार के पास एक मैसेज कर दिया और उसमें ये कहा कि तुम्हारे बच्चे का किडनैप हो चुका है और अगर तुम अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहते हो तो 10 लाख रुपए की रकम इकट्ठा कर लो। लेकिन परिवार वाले इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो अपने-अपने मोबाइल को चेक ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब ये लोग देखते हैं कि मोबाइल चेक ही नहीं किया जा रहा है, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है, तो अगले दिन हुसैनी खुद उस परिवार के घर पर जाता है और उन्हें ये कहता है कि आप लोग अपने-अपने मोबाइल तलाश करिए, मोबाइल की जाँच करिए। हो सकता है कि कोई मैसेज आया हो सकता है कि कोई फिरौती की रकम माँगी गई हो या फिर कोई कॉल वगैरह आई हो। इसके बाद जब हुसैनी ने इस बात का पक्का विश्वास कर लिया कि लोग मोबाइल चेक नहीं किए हैं और अब मोबाइल चेक कर लिया गया है, तो मोबाइल चेक करने के बाद ये लोग जब परिवार वाले देखते हैं तो दंग और परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करें। इसके बाद तत्काल वो लोग उस मैसेज को आधार बनाते हुए पुलिस के पास सारी जानकारी देते हैं और तत्काल पुलिस उस मोबाइल को ट्रेस करती है। ट्रेस करते हुए वो लोग उस व्यक्ति के तक पहुँच जाते हैं जिसके पास वो मोबाइल होता है। पुलिस जब उसके पास सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दरअसल इस बच्चे के पास मोबाइल था और इसके बाद इधर जब हुसैन से पूछताछ किया जाता है तो हुसैन ही इस पूरी जुर्म को, पूरे गुनाह को कबूल कर लेता है। वो सारा किस्सा सिलसिलेवार तरीके से बता देता है। फिलहाल एक व्यक्ति जिसका नाम हुसैनी है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अज्जू अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मकनपुर के पास इस तरीके का दिल दहला देने वाला मामला जो कि अरौल थाना के अंतर्गत पड़ा, जब इस तरीके से एक मामला निकल कर सामने आया तो मुस्लिम समाज में इस तरीके से एक बच्चे के प्रति की गई दरिंदगी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सभी लोगों ने उस दिन जुम्मे की नमाज छोड़ दी, नमाज का व्रत कुछ लोगों ने छोड़ दिया और सभी लोग उन आरोपियों के खिलाफ इस तरीके से कठोर सजा देने की अपीलें कर रहे थे, जिससे लगता था कि उन्हीं के घर का कोई बच्चा इस तरीके से किसी दरिंदगी का शिकार हो गया है। इस तरीके से एकजुटता दिखाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए प्रशासन से मिन्नतें की, अपीलें की और इस बारे में कानपुर शहर में बहुत ज़्यादा हड़कंप भी मचा हुआ है। दोस्तों, इस तरीके से जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा तो पुलिस के अलावा प्रशासन ने और आसपास के लोगों ने भी पुलिस की मदद करने का बीड़ा उठाया है और अभी भी एक आरोपी जो कि भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, देखते हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। फिलहाल एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है और बच्चे का पीएम रिपोर्ट करने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक रूप से दरिंदगी करने की पुष्टि मिल जाती है और ये पता चलता है कि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता बरती गई थी, उसके साथ दरिंदगी की गई थी और इन दोनों आरोपियों ने अपनी जिस्म की सारी आग उस बच्चे के साथ पूरी कर ली थी। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो खौफनाक वारदात है, वो हमारे समाज में कभी न कभी घट जाती है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे समाज में ही रहने वाले इस तरीके की भेड़िया लोग हैं, जो कि दिखने में तो इंसान हैं, लेकिन उनकी शक्ल जो है वो किसी दरिंदे से, किसी हफ्सी जानवर से कम नहीं है। ऐसे लोग क्या किसी रमज़ान की मौके की लाज रखेंगे या क्या किसी होली के मौके पर अमन और भाईचारे जैसी चीज़ों को बनाकर रखेंगे? कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है वो भी शीघ्र पकड़ा जाए और उसे भी कठोर से कठोर सजा मिल सके। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें। जुर्म को करारा और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अपने स्तर से सजग और अलर्ट रहिए। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।